हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो जैसे हमने पिछले 4 वीडियो में आपको सिर्फ परिभाषाएं नहीं बताए, केवल समझाया है और किताब पढ़ के नहीं बताया। तो आप हमारे एक वीडियो के बाद आप किताब पढ़ लेंगे तो आपको वीडियो अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ठीक है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जल पाया जाता है, वायुमंडल है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी पर केवल जीवन है। ठीक है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। तो देखो, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। और जीवन के लिए प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं? प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं? देखो, जीवन जीने के लिए हमको सबसे पहले भूमि चाहिए जहां हम रह सकते हैं, यानी स्थल मंडल चाहिए। और दूसरा जल चाहिए जो हम पी सकते हैं। और तीसरा वायु चाहिए। तो ये तीनों पृथ्वी पर मौजूद हैं। ये तीनों पृथ्वी पर मौजूद हैं, इसीलिए पृथ्वी पर जीवन है। और ये तीनों अन्य ग्रह पर जैसे मंगल, बुध, शुक्र, ये इन ग्रहों पर उपस्थित नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। मंगल ग्रह पर पानी की खोज धीरे धीरे चल रही है। अब जैसे पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। देखो, ये है पर्यावरण के 3 प्रमुख कारक जो पृथ्वी पर मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये भूमि जिस पर हम रहते हैं, पता है ना, जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं पर्यावरण के 3 कारक, पर्यावरण के 3 कारक। तो पर्यावरण के 3 कारक कौन कौन से हो गए? देखो, जिस पर हम रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं, जल को जल मंडल कहते हैं, जैसे महासागर हो गया, और वायु को वायुमंडल कहते हैं। तो किसी भी पर्यावरण का अगर अध्ययन करना है तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का हम अध्ययन कर लेंगे तो पूरा पर्यावरण का अध्ययन हो जाएगा। फिर जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो एक जीवमंडल भी होता है जिसे हम जैव मंडल भी कहते हैं। एक जैव मंडल है। तो जैव मंडल एक ऐसा कारक है, एक ऐसा स्थान है, स्थान मान लीजिए, जहाँ पर स्थल भी होता है, जल भी होता है, वायु भी होता है। जहाँ हम लोग रहते हैं वो जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, देखो, स्थल मंडल जो मरुस्थल है जहाँ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ तो मनुष्य नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहाँ ना जल है ना वायु है। वायु तो है लेकिन जल नहीं है, तो वहाँ जीवन संभव है नहीं है। इसीलिए, लेकिन वो स्थल मंडल है कि नहीं है? है ना स्थल मंडल। अब लेकिन देखो, जहाँ जल मंडल है यानी सागर, सागर पर मनुष्य रहता है? नहीं रहता, क्योंकि वहाँ सिर्फ जल ही जल है। वायु तो है लेकिन स्थल मंडल नहीं है जो मनुष्य के लिए अनिवार्य है। और एक वायुमंडल है यानी आकाश है, वहाँ हवा तो इफराद है लेकिन ना जल है ना स्थल है, तो मनुष्य कहाँ रहेगा? अगर मनुष्य को या मानव को रहना है तो उसके लिए सिर्फ 3 कारक होने चाहिए। तीनों कारक अनिवार्य हैं, स्थल, जल और वायु। तो इसीलिए एक जहाँ मानव निवास करता है उसे हम जैव मंडल कहते हैं। जहाँ मानव निवास करता है तो उसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो यहाँ स्थान भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए और वायु भी होना चाहिए, तो इसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो स्थल, जल, वायु और जैव मंडल में अंतर समझ में आया? स्थल मंडल कुछ भी हो सकता है। यहाँ स्थल मंडल मरुस्थल भी हो सकता है, और जल मंडल में सागर भी हो सकता है, और वायुमंडल में आकाश हो सकता है, अंतरिक्ष हो सकता है। लेकिन जहाँ जैव मंडल होता है, जहाँ जीव जंतु रहते हैं, वहाँ स्थान, जल और वायु तीनों होने चाहिए। अब हम बात करेंगे भूमंडल की। भूमंडल जिस पर पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं, यानी कि जिस पर हम निवास करते हैं ना उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 होती है जो हम आपको क्लास 7 में पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आप जान लीजिए कि इसको हम भूमंडल कहेंगे, बाकी अगर पृथ्वी के बारे में आपको अध्ययन करना है तो हम कक्षा 7 में बताएंगे पूरी डिटेल से। अब यह भूपर्वती की चट्टानें तथा मिट्टी की पतली परतों से बनता है। तो जो भूमंडल होता है, तो भूमंडल में कुछ मिट्टी होती है और कुछ बस मिट्टी होती है। भूमंडल में क्या होती है? मिट्टी होती है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप के और छोटे भागों को महासागरीय बेसिन कहते हैं। देखो, एक महाद्वीप और द्वीप में अंतर क्या होता है? जैसे ये हो गया महाद्वीप और ये हो गया द्वीप। मतलब देखो,
एक बड़ा भाग जो समुद्र से चारों तरफ से घिरा होता है, बड़ा भाग जो समुद्र से चारों तरफ से घिरा होता है उसे हम महाद्वीप कहेंगे। महाद्वीप, महान है जो द्वीप, महाद्वीप, ठीक। और इसको द्वीप कहेंगे जो छोटा भाग होता है, जो छोटा भाग होता है। किस पर देखो, अगर ये महाद्वीप कौन कौन से हो गए, जैसे 7 महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। और द्वीप कितने हैं, लाखों करोड़ों द्वीप हैं। जैसे भारत में बहुत सारे द्वीप हैं, हजारों द्वीप भारत पर हैं। तो जैसे हमने एक महाद्वीप का चित्र बनाया है, तो देखो ये होता है उत्तर अमेरिका, ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप, और ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। आपकी बुक पर बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। और ये है अफ्रीका महाद्वीप, और यहाँ से ये है यूरोप, और ये है एशिया महाद्वीप, और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और अगर आपको और जानना है तो यहाँ साइड एक है अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप सातों का नाम याद रख सकते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप अगर आपको देखना हो तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। दूसरा है अफ्रीका है, और तीसरा उत्तर अमेरिका है, चौथा दक्षिण अमेरिका है, और पांचवा अंटार्कटिका है, और छठवां यूरोप है, और सातवां ऑस्ट्रेलिया है। तो हमारे पास कितने महाद्वीप हैं, टोटल 7 महाद्वीप हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, तो एशिया महाद्वीप, फिर दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवां अंटार्कटिका, और छठवां यूरोप, और सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो ये सातों आप लिख सकते हैं। 8,848 मीटर है। और ये किस देश पर है, तो ये नेपाल पर है, ठीक। तो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, और देश नेपाल है। अगर पर्वत पूछे तो पर्वत हिमालय पर्वत पर है। देखो अब हम बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में। तो हमारे यहाँ टोटल 7 महाद्वीप हैं, लिखो 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, 7 महाद्वीप हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, फिर उसके बाद है अफ्रीका, और फिर उसके बाद है दक्षिण अमेरिका, सॉरी उत्तर अमेरिका, और फिर है दक्षिण अमेरिका, और ये फिर अंटार्कटिका, और फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गए हमारे टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल कितने महाद्वीप हो गए, 7 महाद्वीप हो गए। अब हम इनको एक एक करके पढ़ लेते हैं सगले। थोड़ा सा ऊपर ऊपर इसका एशिया का, थोड़ा सा अफ्रीका, थोड़े थोड़े ऊपर सबके थोड़ा थोड़ा परिचय ले लेते हैं। तो एशिया क्या है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पहला पॉइंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, एशिया, ठीक है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है, और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यह महाद्वीप किस में स्थित है, देखो ये जो हुआ ये, ठीक, और ये हुआ उत्तरी गोलार्ध, ये हुआ दक्षिणी गोलार्ध। तो एशिया हमारा इस साइड स्थित है, इस साइड, इसमें एशिया स्थित है। किस पर स्थित है, एशिया। और जो भारत किस पर है, भारत कौन से महाद्वीप पर है, तो भारत एशिया महाद्वीप पर स्थित है, भारत एशिया महाद्वीप पर है, ठीक है। और ये किस तरह, ये उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है। ये किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और ये है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, ये तो पता हो गया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। और फिर इसमें क्या लिखा है कि कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भाग को यूरेशिया कहते हैं। तो देखो ये हुआ हमारे एशिया का महाद्वीप, मतलब ये हुआ ये, मान लो यूरोप और एशिया दोनों को महाद्वीप है, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये पूरा सपाट चला आया है,
तो अब इन दोनों में बंटवारा करना है कि आखिर कहाँ से हम किसको यूरोप मान लें और किसको हम एशिया मान लें। जैसे आप मानचित्र पर देखेंगे तो पूरा ए से लेके यहाँ तक पूरा ए टू जेड सपाट है। जैसे नॉर्थ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में अलग अलग है, लेकिन इसमें सपाट है पूरा। तो अब इसको हम किसको यूरोप माने और किसको एशिया माने, तो इन दोनों के डिवाइड में इन दोनों की यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला है जिसका हम नाम क्या कहते हैं, यूराल पर्वत श्रृंखला का नाम है यूराल पर्वत। किस पर है, यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप को बांटती है। तो ये एशिया हो गया और ये यूरोप हो गया। तो मतलब ये हुआ कि अगर बंटवारा पूछेगा कोई कि मतलब एशिया और यूरोप को कौन बांटता है, कौन अलग करता है, तो कौन अलग करता है, यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत किस देश पर है, तो यूराल पर्वत रूस पर है। ठीक, तो इसीलिए रूस आधा यूरोप में आता है और आधा एशिया में आता है, यानी रूस दोनों कंपनी में है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। अब हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप की। किसकी बात करेंगे, यूरोप महाद्वीप की। ठीक है, तो देखो यूरोप जो है एशिया से छोटा है कि नहीं है, यहाँ चित्र में दिख रहा है। यूरोप जो है एशिया से छोटा है कि नहीं है, ये बड़ा कि ये बड़ा, ए नंबर बड़ा है कि बी नंबर, तो ए नंबर बड़ा है, यानी कि यूरोप जो है एशिया से छोटा है। और दूसरा बात देखो, जो एशिया के पश्चिम में कौन सा स्थित है, यूरोप, ये पश्चिम में स्थित है। किस पर स्थित है, ये पश्चिम में है और ये पूर्व में है। ठीक, तो एशिया के पश्चिम में कौन सा है, यूरोप महाद्वीप, और यूरोप के पूर्व में कौन सा है, एशिया महाद्वीप। और फिर आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब फिर आप बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। देखो ऊपर यहाँ से जो है, अगर यहाँ से सागर पूछोगे कि सागर कौन सा है, तो यहाँ आर्कटिक महासागर, कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक महासागर, यहाँ है आर्कटिक महासागर। फिर प्रशांत महासागर होता है, एक अंटार्कटिक महासागर होता है। देखो आर्कटिक महासागर हुआ ना इसके ऊपर, तो ये हुआ हमारा यूरोप और ये एशिया। तो अगर एग्जाम में आने के लायक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, और एशिया और यूरोप को विभाजित करने वाली पर्वत श्रृंखला यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला किस देश पर है, तो यूराल पर्वत श्रृंखला रूस पर है। तो ये हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, किस महाद्वीप की, अफ्रीका। तो अफ्रीका के हम पहले चित्र बना लेते हैं। पहले सी बनाएंगे, फिर इस तरह डंडी खींचेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ठीक, फिर ये हाथी बना देंगे, ये एक, और ये देखो ये एक, ये। ठीक है, ये अफ्रीका हुआ, ये हुआ मेडागास्कर। ठीक, अब देखो, अब यहाँ लिखा है अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो ये दूसरे नंबर का महाद्वीप है। ठीक, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरा नंबर अफ्रीका महाद्वीप। और लिखा है इसमें कि यह विश्वत, यानी कि इस पर से 3 रेखाएं गुजरती हैं। मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से 0 डिग्री की रेखा गुजरी। ठीक, यहाँ से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरी, और यहाँ से कहाँ से, यहाँ से 23.5 डिग्री मकर रेखा गुजरी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक ऐसा महाद्वीप बताइए जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। और देखो हमने आपको उसमें बताया था ना कि 0 से लेकर 30 डिग्री के अक्षांश पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और इसीलिए यहाँ के लोग काले होते हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के इसीलिए सबसे लोग काले होते हैं। क्यों, क्योंकि 0 से 30 से डिग्री के सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए यहाँ सूखा भी है। कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तो एक ऐसा महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। तो ये हुआ अफ्रीका हमारा। कुछ समझ में आया। और देखो, एक सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो ये सहारा रेगिस्तान यहाँ है, सहारा रेगिस्तान यहाँ, इस इलाके में सहारा रेगिस्तान है। ठीक,
इस इलाके में कौन सा रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान। और ये विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। तो सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप पर है? अफ्रीका महाद्वीप पर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सहारा महाद्वीप कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा, यहां से लिख दो, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है। इसी तरह से तुम्हारे क्वेश्चन में आएगा, ऑब्जेक्टिव दे देगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, और ये सबसे गर्म है, सबसे गर्म है। और तीसरी बात, ये अफ्रीका पर है। कहाँ है? अफ्रीका, अफ्रीका के उत्तर में, ऊपर साइड स्थित है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। अब विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। तो एक क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी, देखो लंबी या बड़ी में अंतर है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी है, ठीक। क्योंकि देखो विश्व की सबसे लंबी वो लंबाई पर है, लेकिन उसमें पानी कम रहता है, और अमेज़न जो नदी होती है वो लंबाई कम है, लेकिन उसमें पानी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। और ये किस देश पर है? अफ्रीका महाद्वीप पर, ठीक। कौन, किस महाद्वीप पर है? अफ्रीका। देखो यहाँ से निकलती है नील नदी, यहाँ से निकलती है, देखो यहाँ से एक श्वेत नील निकलती है, एक हरी नील निकलती है। नील एक श्वेत नील, यहाँ से जाके ये, यहाँ से जाके यहाँ मिल जाती है, ठीक, यहाँ मिल जाती है, और यहाँ से इस तरह से होती है, इस साइड चली जाती है। तो ये कौन सी नदी है? नील नदी है। और अगर इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट किलिमंजारो है, जो इधर है, इसमें पढ़ाएगा तो बता। देखो इसकी सबसे ऊंची चोटी इधर है, माउंट किलिमंजारो। कौन सी है? माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो, इसमें ये सबसे ऊंची चोटी, ठीक। तो ये अफ्रीका का मोटा मोटा परिचय हुआ, जितना मोस्ट था। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है, सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है, और इससे तीनों कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना और अपने नोट्स में लिख लेना। उत्तर लिखा ना, उत्तर अमेरिका, तो उत्तर अमेरिका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध पर है। किस पर है? उत्तरी गोलार्ध। अब ये तो पता चल गया होगा ना कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं? विषुवत रेखा, यानी कि 0 डिग्री की जो रेखा होती है यहाँ, ठीक, ऊपर पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा विषुवत रेखा। तो ये काल्पनिक रेखा है, वास्तव में सचमुच में पृथ्वी पर नहीं खींची गई, ये लोग हम अपने सुविधा अनुसार खींचे। तो ऊपर वाले को कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये जो उत्तर अमेरिका है वो किस पर है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। अगर मानचित्र बनाना आपको सीखना हो तो हमारे मास्टर सिखाए हैं, इस तरह बनाओगी। अगर उत्तर अमेरिका का मानचित्र बनाना हो तो पहले सी बनाएंगे, ठीक, फिर यहाँ से एक डंडी खींच देंगे, ठीक, और फिर यहाँ से एक डंडी खींचने के बाद फिर यहाँ से इस तरह खींच देंगे, और फिर इस तरह कर देंगे ये और ये, और फिर ये होता हुआ ये और ये और ये और ये होता हुआ ये यहाँ से आ जाएगा। ये हुआ हमारा उत्तर अमेरिका। तो देखो इसमें वास्तव में बहुत सारे देश हैं, लेकिन आप मोटे मोटे अगर देश पढ़ना हो तो देखो यहाँ है कनाडा, ठीक, और यहाँ है अमेरिका, और यहाँ मैक्सिको। उत्तर अमेरिका में टोटल 10 देश हैं, 3 देश यहाँ हो गए और 7 देश यहाँ पास हैं, तो इनको हम नहीं बता रहे, आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ये 3 देश हैं उत्तर अमेरिका में। तो देखो क्या लिखा है कि उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो हमने आपको बता दिया ना कि एशिया, फिर होगा अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, 7 प्रकार के महाद्वीप हुए। तो ये तीसरा महाद्वीप है बड़ा, ठीक, समझ में आया कुछ? और ये देखो एक लिखा है कि यह दक्षिण अमेरिका में एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि देखो किसे कहते हैं, यहाँ से क्या है, ये उत्तर अमेरिका हुआ। अब जैसे एशिया में और यूरोप में इन दोनों को बांटने के लिए यूराल पर्वत श्रृंखला खड़ी थी,
यूराल पर्वत श्रृंखला खड़ी थी ना, तो बीच में पता चल जाता था कि इस साइड यूरोप है, इस साइड एशिया है। उसी प्रकार इस पर दक्षिण अमेरिका से बांटने के लिए इस साइड ये और ये, ठीक, ये एक और ये दो, ये मान लो हुआ दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ से ये छोटा सा स्थल मंडल है ना, मतलब रास्ता, इसे हम पनामा कहेंगे, पनामा स्थल संधि। क्या कहेंगे? पनामा स्थल संधि। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करने वाली, मतलब अलग का क्या करता है? तो पनामा स्थल संधि अलग करता है। तो ये पनामा स्थल संधि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच पर है, ठीक। और फिर यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। मतलब ये देखो, ये उत्तरी और पश्चिमी का मतलब ये हुआ कि ये देखो, ये तो पूरा उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, लेकिन जो अमेरिका है वो इस साइड स्थित है। किस साइड स्थित है? इस साइड। तो इसे हम ये पश्चिम का बोल सकते हैं, ऊपर बोल सकते हैं, तो इसे हम उत्तर पश्चिम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? उत्तर पश्चिम। तो अमेरिका इस साइड है और भारत इस साइड है, ठीक। ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। फिर लिखा हुआ है कि यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। तो ये जो यह महाद्वीप है वो 3 महासागरों से घिरा है। तो यहाँ से जो हुआ, यहाँ प्रशांत महासागर हुआ, प्रशांत महासागर हुआ, ठीक। एक यहाँ हुआ आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर इस साइड हुआ, अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर हुआ। ये आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, 3 सागर से ये घिरा हुआ है। कौन? उत्तर अमेरिका। 3 महासागर से, सागर नहीं महासागर, सागर तो बहुत है यहाँ, ये हडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ड सागर, इसको छोड़ो। ये आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। और ये हुआ हमारा उत्तर अमेरिका। कुछ समझ में आया उत्तर अमेरिका? अगर ना समझ में आया तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका की। तो ये चौथे नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये मुख्यतः देखो, दक्षिण लिखा ना, तो यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। अगर उत्तर लिखा होता तो उत्तरी गोलार्ध पर, दक्षिण लिखा होता तो दक्षिणी गोलार्ध पर। तो ये किस पर स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। और फिर लिखा है कि दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से महासागर हैं? विश्व की सबसे, देखो यहाँ से दक्षिण अमेरिका में स्थित है ना। अब यहाँ से दक्षिण अमेरिका की ये चित्र बना दिए हमने। अब ये क्वेश्चन आया कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची नहीं बोला, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसको आप लोग एटलस पर देख सकते हैं। एटलस श्रृंखला क्या है? एंडीज, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला यहाँ, तो विश्व की सबसे, पूरे महाद्वीप पर है, ये पूरे महाद्वीप पर है, ये A to Z, ठीक है। मतलब विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये एशिया, इसके दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है, और ये विश्व की सबसे लंबी श्रृंखला, इसे एंडीज पर्वत श्रृंखला कहेंगे, एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, और रहने दो ना जानो अभी, एंडीज पर्वत श्रृंखला इसको कहेंगे, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, देखो सबसे लंबी नदी हमने बताई थी नील नदी, अफ्रीका में बहती है, लेकिन इसमें विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी। तो देखो यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है, यानी 0 डिग्री की, ठीक। तो यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है 0 डिग्री की। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अमेज़न नदी निकलती है, कहाँ पास? यहाँ से अमेज़न निकलती है और यहाँ जाती है। अमेज़न शॉपिंग वाला ऐप नहीं, ये अमेज़न नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी। अमेज़न नदी जो होगी, अमेज़न नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो सबसे लंबी और सबसे लंबी नदी नील नदी है, और यहाँ से लिख दो ना नील नदी, कंफ्यूज ना होना, नील नदी ये है लंबी और ये है बड़ी, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका में है और ये अफ्रीका में। अब देखो, अब विश्व के सबसे घने एवं काले वन पाए जाते हैं कहाँ? यहाँ दक्षिण अमेरिका में, यानी कि ब्राज़ील में विश्व के सबसे घने एवं काले वन पाए जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े पेड़, मतलब कि इस तरह पेड़ पाए जाते हैं, देखो इस तरह है ना,
यहाँ गया, फिर यहाँ पेड़ बन गया, और यहाँ गया, इतनी इतनी दूरी पर पेड़ है ना अभी। और फिर क्या होगा कि इधर जगह हुई ना, मतलब वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती, और पेड़ बड़े भयंकर भयंकर होते हैं। वहाँ चारा घास नहीं होती, वहाँ सिर्फ पेड़ होते हैं, वहाँ घास एक भी नहीं होती। मतलब जैसे यहाँ चारा होता है ना, वहाँ एक भी नहीं होता। वहाँ एकदम त्रिस्तरी वन पाए जाते हैं, बड़े वन, जिनसे कहते हैं सिलवास के वन। सिलवास के वन कहाँ? सेलवाज के वन। ठीक, तो सेलवाज के वन कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। तो ब्राज़ील के वन को सेलवाज के वन कहते हैं। अभी इतना समझ लो। देखो, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला इंडीज पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और सेलवाज के वन जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ये हुआ हमारा दक्षिण अमेरिका। अब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। ये विश्व का 7वां महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पहले हम चित्र बनाएंगे। तो देखो, पहले इस तरह खींचेंगे, फिर ये खींच देंगे, ये हुआ हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये हुआ न्यूजीलैंड, इस तरह ये हुआ न्यूजीलैंड। ठीक, तो ये हुआ हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो ये याद रहेगा ना कि ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक, और ये लिखा है कि जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध पर है। तो ये किस पर है? दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप और दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों एवं समुद्रों से घिरा है, जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो इसका एक अन्य नाम है द्वीपीय महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है, और द्वीपीय महाद्वीप इसका अन्य नाम है, अन्य नाम। ठीक, ये, और इस पर केवल एक ही देश है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर, केवल ऑस्ट्रेलिया बस है। ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जैसे एशिया महाद्वीप पर कई देश हैं, अफ्रीका में कई देश हैं, वो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, लेकिन इसमें केवल एक ही देश है जिसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। अब हम अंटार्कटिका की बात करेंगे। तो देखो, यहाँ मनुष्य नहीं रहते, यहाँ पूरी तरह बर्फ़ जमी होती है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई जीवन नहीं है, यहाँ सिर्फ बर्फ़ जमी होती है, और सिर्फ जो छोटे मोटे वैज्ञानिक, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक होते हैं, वो शोध कार्य करने के लिए जाते हैं, और यहाँ इंसान नहीं होते। 12 महीने यहाँ बर्फ़ पड़ती है, क्योंकि बर्फ़ पड़ने का कारण है कि ये दक्षिणी गोलार्ध पर रहता है। यानी कि ये देखो, बर्फ़ पड़ने का कारण ये है कि ये यहाँ पास पाया जाता है, ये 90 डिग्री के अक्षांश पर पाया जाता है। इसको हम आगे डिटेल 7वीं 8वीं कक्षा में बताएंगे, लेकिन आप समझ लें कि अंटार्कटिका ये उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में पाया जाता है, इसीलिए यहाँ 12 महीने क्या होती है? बर्फ़ होती है। ठीक है, और इसके अन्य नाम भी है, जैसे मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। इसके अन्य नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, इसके अन्य नाम हैं। देखो, अभी हमने स्थल मंडल पढ़ा, अब जल मंडल पढ़ेंगे, और इसके बाद हम वायुमंडल पढ़ेंगे, और इसके बाद ये अध्याय खत्म हो जाएगा। तो अब हम जल मंडल जान लेते हैं। तो देखो, महासागर पर जो, देखो ये हुआ हमारी पृथ्वी, यानी ये ऊपर है महासागर, जिस पर 97.5% जल पाया जाता है। कितना जल पाया जाता है? 97.5%। और जो 2.5% जल होता है वो पीने योग्य होता है, वो लवण युक्त होता है, लवण युक्त होता है। ठीक, और हमारे पास पीने योग्य पानी सिर्फ 1 पॉइंट है। किसका 1% है? इसका 1% नहीं, इसका 1% है। जो 2.5% का 1% हमारे लिए पानी जो है वो पीने योग्य है। 97.5%, ये इसमें 2.5% लवण युक्त जल है, और इसका 2.5% का 1%, दो का 2.5% का 1% हमारे लिए पीने योग्य पानी है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। तो ये पेपर की दृष्टि से याद करना लायक है कि इस पर पृथ्वी पर 71% पर जल है, ठीक, और 29% पर, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि 71% पर जल है और 29% पर पानी है। इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसके अधिकांश भाग पर पानी है।
इसलिए इसको क्या कहेंगे, नीला कहेंगे। क्योंकि देखो जो पानी होता है नीला, और अगर हम आकाश से बाहर से देखेंगे तो पृथ्वी पूरी नीली दिखाई देगी, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। और फिर अगर हम बात करें तो महासागर जलमंडल के प्रमुख मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, मतलब एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, हमेशा बहता रहता है। जैसे नदियाँ बहती हैं वैसे महासागरीय जल बहता रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर हैं। जिससे हमारे पास कितने महाद्वीप थे, 7 महाद्वीप हैं। उसी प्रकार हमारे पास कितने महासागर हैं, 5 महासागर हैं। उनके नाम हम बताते हैं क्या क्या है। देखो पहला हुआ प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है, ठीक। और फिर उसके बाद अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर, ठीक। और फिर उसके बाद हिंद महासागर, हिंद महासागर। और एक है दक्षिणी महासागर, एक है दक्षिणी महासागर, और एक है आर्कटिक महासागर। तो हमारे पास कितने महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा सागर जो है वो प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। फिर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरीना है, गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान क्या हो गया, जहाँ सबसे माउंट एवरेस्ट। अब वैसे ही सबसे गहरा स्थान, तो देखो जो प्रशांत महासागर है वो प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरीना गर्त, ठीक। ये सबसे गहरा स्थान। क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरीना गर्त है, ये कहाँ स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर का अगर आकार देखें तो लगभग ये गोलाकार का होता है। और फिर इसमें लिखा है कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। अब देखो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा महासागर बड़ा, तो सबसे बड़ा प्रशांत, फिर अटलांटिक महासागर, ठीक। ये पहले सबसे बड़ा प्रशांत है और दूसरा क्या है, अटलांटिक महासागर। और जो अटलांटिक महासागर है वो यस आकार का, कंफ्यूज ना हो जाना, अटलांटिक महासागर। तो देखो पूछेगा यस आकार का महासागर, ये पूछेगा कि यस आकार का महासागर कौन सा है, तो अटलांटिक महासागर। और प्रशांत महासागर को पूछेगा कि वृत्त के आकार का कौन सा है, तो ये प्रशांत महासागर। तो ये बस मोस्ट की पॉइंट है जो याद कर सकते हो परीक्षा के लिए। फिर इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अब एक क्वेश्चन ये है कि ये सबसे व्यस्त सागर है, ठीक, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा व्यापार होते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा व्यस्त सागर है व्यापार की दृष्टि से, ठीक है। तो प्रशांत महासागर के लिए ये 2 की पॉइंट याद कर लेना, और अटलांटिक महासागर के लिए ये 2 की पॉइंट याद कर लेना। यार हमारा आज पढ़ाई हम अपन नहीं पढ़ पा। देखो हिंद महासागर, तो एक ऐसा महासागर जिसका किसी देश के नाम पर पड़ा, जैसे भारत को क्या कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इसीलिए इसको हिंद महासागर कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, तो किसी देश के नाम पर इसका नाम पड़ा है हिंद महासागर, ठीक है। ये की पॉइंट है पेपर के लिए। और देखो यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसका आकार अगर पूछेगा, देखो प्रशांत महासागर वृत्ताकार था, ठीक, अटलांटिक महासागर यस आकार का था, और जो हिंद महासागर है वो त्रिभुज के आकार का, ये त्रिभुज बना। फिर लिखा है कि देखो हमने अभी स्थलमंडल पढ़ा, फिर जलमंडल पढ़ा, अब हम वायुमंडल पढ़ रहे हैं। तो वायुमंडल किसे कहेंगे, तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है, देखो परिभाषा रटना नहीं है, ये देखो हमारी पृथ्वी है,
जो पृथ्वी है वो चारों ओर से गैस से घिरी हुई है, ठीक है। किससे घिरी हुई है? गैस से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये चारों तरफ गैस से घिरी हुई है। इसी हम इसको, जो ये है ना जो गैस, इसको हम वायुमंडल कहेंगे। और इस पर वायुमंडल पर ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, और मीथेन भी होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, और सारी जो गैसें होती हैं सब इसी पर होती है, नियॉन भी होती है, ठीक है। तो वायुमंडल क्या होगा? पृथ्वी चारों तरफ गैस से घिरी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। फिर वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। देखो, अगर वायु नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा, तो इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। देखो, ये जो वायुमंडल होता है वो सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है, जो अब डिटेल से हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे। इसे परावैंगनिक किरणें हो गई, जो ओजोन परत बचाता है जिससे, ठीक है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। मतलब देखो, अगर वायुमंडल की बात करें तो ये हो गई हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है और उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ से 1600 किलोमीटर तक का हम वायुमंडल देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल है केवल। जो आकाश दिखाई देता है वो 1600 किलोमीटर तक, 1601 किलोमीटर तक तुम देख सकती हो तो नहीं दिखेगा। फिर यहाँ लिखा है वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहेंगे, जो हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे डिटेल से। देखो हमारा जो वायुमंडल है वो पृथ्वी से कितने किलोमीटर तक है? 1600 किलोमीटर तक है, ठीक है। और इनको हम अध्ययन के लिए, जैसे अगर हमको मान लो इतनी दूरी तय करनी है तो डायरेक्ट हम इतना नाम तो नहीं लगा सकते ना कि हमको 1600 किलोमीटर जानी है। अगर मान लो हमको यहाँ जाना है तो इसका नाम क्या रखेंगे? अगर हमको पूरा 1600 किलोमीटर दूरी तय नहीं करनी है, हमको यहाँ तक तय करना है, यहाँ तक तय करना है, यहाँ तक तय करना है, तो हम क्या नाम लेंगे? तो हम अपने अध्ययन के लिए, अपने सुविधानुसार के लिए हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में। इसका हम 5 प्रकार से नामकरण करते हैं। तो सबसे ऊपरी मंडल को हम क्षोभ मंडल कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? क्षोभ मंडल कहेंगे। और फिर इसको हम कहेंगे समताप मंडल, ठीक। और फिर उसके ऊपर वाले को कहेंगे मध्य मंडल। क्योंकि हम 5 भागों में बांटे हैं तो 2 वाले इधर हो गए और 2 उधर हो गए, बीच वाले को हम मध्य मंडल बोल दिए। और इसको हम कहेंगे आयन मंडल, और बाहर वाले को कहेंगे बाहर मंडल। इसको बहिर्मंडल कहेंगे, ठीक है। तो देखो, पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर तक का वायुमंडल है, और इसको हम अपने अध्ययन के लिए 5 प्रकार से बांटते हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। फिर वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% होता है। और ये जो पूरा वायुमंडल है वो अधिकतर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अधिकतर यहाँ पूरे वायुमंडल पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78, देखो अगर हम देखें तो कितना प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन 21% होता है और नाइट्रोजन 78% होता है वायुमंडल में पूरे। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस, ठीक है। तो ये पूरा वायुमंडल जो है अधिकतर मान लो कुछ मिश्रित गैसें हो सकती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारी 0.03% होती है, ठीक है, वायुमंडल पर। तो हमारी जो गैसें होती हैं, देखो 78 और 21 मिला के हो गई 99, यानी 1% मार जितनी मिश्रित गैसें होंगी सब आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो 1% पर मिश्रित गैसें जितनी सारी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन, और फिर इसके बाद ऑक्सीजन, और 1% पे बहुत सारी हो जाएंगी। ये मुख्यतः किस पर पाया जाएगा? शुद्ध। और फिर लिखा है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है, 1% में सब आ जाएंगी, जितने बचेंगे सबको भर लिया जाएगा। और फिर लिखा है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है, 1% में सब आ जाएंगी, जितने बचेंगे सबको भर लिया जाएगा। और फिर लिखा है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है, 1% में सब आ जाएंगी, जितने बचेंगे सबको भर लिया जाएगा।
और फिर लिखा है कि जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो देखो नाइट्रोजन किस लिए आवश्यक है, देखो ऑक्सीजन जीने के लिए आवश्यक है, ठीक, लेकिन जो नाइट्रोजन है वो वृद्धि के लिए आवश्यकता है। मतलब जो हम लोग वृद्धि कर रहे हैं वो किसके कारण, नाइट्रोजन के कारण। और जिसे जो पैकेट होती है, जो नमकीन की, पसंद नमकीन की और पैकेट हो गई, उसमें जो गैस भरी रहती है वो नाइट्रोजन गैस भरी रहती है, ठीक है, इससे खाना ख़राब नहीं होता। और ऑक्सीजन जीने के लिए यानी सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है। अब देखो अब हम पढ़ेंगे जीवमंडल। जीवमंडल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवन संभव है, जहाँ जीव जंतु रहते हैं उसे हम जीवमंडल कहते हैं, जो हमने अभी बता चुका हूँ, ठीक है। स्थलमंडल अलग होता है, वहाँ जरूरी नहीं कि जीवन हो, जलमंडल में जरूरी नहीं जीवन हो, और वायुमंडल में जरूरी नहीं जीवन हो, लेकिन जीवमंडल में जरूरी है कि जीवन होना चाहिए, इसलिए उसे जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है, मतलब एक मिश्रण है। जो जीवमंडल है वो हवा का, जल का और भूमि का एक मिश्रण है, मिश्रित भाग है, ठीक है, मिश्रित भाग है जहाँ पर जीवन संभव हो और जहाँ मनुष्य निवास करते हैं। और यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तक बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मतलब यहाँ जितने भी प्रकार के कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मनुष्य जितने होते हैं सब यहीं पास पाए जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार जीवमंडल खत्म होता है और इस प्रकार हमारा ये अध्याय 5 अध्याय खत्म होता है। आपको ये अध्याय कैसे लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए एवं पुराने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट अध्याय पर, जिससे हम पढ़ेंगे 6 अध्याय। तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।